और अब बात कर लेते हैं खबरों की। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कल रायबरेली आएगा गांधी परिवार, कल रायबरेली दौरे पर रहेगा गांधी परिवार, ये बड़ी जानकारी। सोनिया के साथ राहुल और प्रियंका के आने की पूरी उम्मीद। जीत के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और अमेठी से नए सांसद केएल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। तो जीत के बाद पहली बार रायबरेली राहुल गांधी पहुंचेंगे और उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहेगा। इसी के साथ बताया जा रहा है अमेठी से नए सांसद केएल शर्मा भी उनके साथ दिखाई देंगे। तो यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली दौरे पर 11 जून को गांधी परिवार रहेगा और इस दौरान जो है राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी। तो कल रायबरेली दौरे पर रहेंगे और राहुल गांधी के साथ उनकी मां और बहन प्रियंका गांधी भी नजर आएंगी। और इसी के साथ बताया जा रहा है जीत के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचेंगे, जहां अमेठी से नए सांसद केएल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो यूपी की सियासत से जुड़ी यह खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। राजू, जो 11 जून को बताया जा रहा है राहुल गांधी रायबरेली पहुंचेंगे, उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहेगा। जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस को रायबरेली से एक बड़ी जीत हासिल हुई है और रायबरेली के साथ ही साथ अमेठी से भी कांग्रेस को जो खोया हुआ कांग्रेस का गढ़ था और कांग्रेस का किला था, वो फिर से दोबारा कांग्रेस के हाथ लगा है। तो इसी के तहत देखा जा सकता है कि रायबरेली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली वासियों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और बधाई देने के लिए रायबरेली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव के दरमियान ही रायबरेली से पूर्व सांसद यानी सोनिया गांधी आई थी और इंडिया गठबंधन के बैनर के तरह उन्होंने रायबरेली वासियों से उम्मीद की थी कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ और ये आपको कभी निराश नहीं करेगा, यानी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, रायबरेली के विकास की रफ्तार को तेज करेगा। तो ऐसे में साफ तौर से जीतने के बाद पहली बार राहुल गांधी अपने परिवार के साथ रायबरेली पहुंचेंगे और रायबरेली वासियों को कहीं न कहीं धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और साफ तौर से जिस तरह से कयास लगाया जा रहा था कि रायबरेली में एक बड़ी जीत राहुल गांधी को होगी, तो उसी के तहत देखा गया चुनाव के दरमियान एक लंबे अंतराल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह को टिकट देकर वो यहाँ से चुनाव जीते। तो ऐसे में साफ तौर से आपको बता दें कि रायबरेली के साथ साथ अमेठी से भी जो कांग्रेस के उम्मीदवार केएल शर्मा थे, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को हराया है और वो भी रायबरेली में गांधी परिवार के साथ मौजूद रहेंगे। और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि प्रियंका गांधी केएल शर्मा के साथ में अमेठी जाएंगी और वहां भी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी दोनों की बागडोर अपने हाथ में लेकर चुनावी मैदान में आई थी और दोनों प्रत्याशियों को जीतने की उन्होंने कमान संभाली थी। तो ऐसे में साफ तौर से जब भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े दिग्गजों को चुनाव मैदान में हराया गया है कांग्रेस की तरफ से, तो उसी के तहत जो पूरा गांधी परिवार है वो रायबरेली आएगा और अमेठी जाएगा और लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेगा। बता दें कि जिस तरह से रायबरेली और अमेठी दोनों कांग्रेस के गढ़ हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर इनका पारिवारिक रिश्ता है और पारिवारिक संबंध है। ऐसे में 2019 में भले ही राहुल गांधी अमेठी से टिकट पाकर चुनाव हारे, लेकिन कांग्रेस ने उसको नहीं छोड़ा और फिर से वहां पर अपना दांव चला, केएल शर्मा को वहां से चुनाव लड़ाया और राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाया। तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस की सियासत थी वो कामयाब हुई है और आगे अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कांग्रेस और गांधी परिवार पूरा रायबरेली में मौजूद होगा और उसी के तहत लोगों में कहीं न कहीं ये सियासत की दिशा दिखाई जाएगी। राजू, अगर बात करें तो कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें वायनाड और रायबरेली सीट को लेकर चर्चा भी हुई थी और इस दौरान रायबरेली सीट पर राहुल के बने रहने को लेकर ज्यादा फोर्स किया गया, ज्यादा जोर दिया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें और रायबरेली की बात हो तो ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट मानी जाती है। तो कहीं न कहीं राहुल के राजनीतिक करियर को ध्यान में रखते हुए भी रायबरेली पर अपनी मौजूदगी रखना जो है ज्यादा जरूरी समझा गया कांग्रेस की ओर से। जी देखिए, मैं बता दूं कि जिस तरह से रायबरेली है, रायबरेली का इतिहास है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े हैं और वो यहाँ की सीट को हमेशा गांधी परिवार अपने खेमे में रखा है, यानी गांधी परिवार का ही सदस्य यहाँ से चुनाव लड़ा है। तो ऐसे में
रायबरेली से राहुल गांधी को विरासत के तौर पर चुनाव लड़ाया गया था और उसी विरासत के तहत उन्होंने इस मैदान में जीतकर एक बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि जिस तरह से रायबरेली की जनता के द्वारा मांग भी किया जा रहा था कि गांधी परिवार से ही कोई चुनावी मैदान में आए, चाहे प्रियंका गांधी आए या राहुल गांधी आए, तो लास्ट टाइम राहुल गांधी चुनावी मैदान में आकर नामांकन दर्ज किया और इसके बाद यहाँ से चुनाव लड़े और बड़ी जीत हासिल किया। तो ऐसे में साफ तौर से जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, इसी के तहत रायबरेली के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी कहीं न कहीं साधने के दृष्टि में कहीं न कहीं ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की बड़ी सीटें हैं, यहाँ बहुतायत सीटें हैं, तो उसी को उत्तर प्रदेश को साधने के लिए ही रायबरेली से चुनावी मैदान में रहेंगे, यानी कि सांसद रहेंगे रायबरेली से, क्योंकि जो दिल्ली का रास्ता होता है वो उत्तर प्रदेश से यूज किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश अगर जिसके खेमे में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस के हो या जो भी पार्टी है, अगर उनके खेमे में उत्तर प्रदेश गया है तो ये कहा जा सकता है कि सरकार बनाने में आसानी होगी और उसके पास एक मुश्त जो सीटें जाती है। 2019 की बात करें तो 2019 में एक सीट छोड़कर, यानी कांग्रेस के पास केवल रायबरेली की सीट थी और ज्यादातर सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई थी, तो संपूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। तो कहीं न कहीं इसी परिप्रेक्ष्य से ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को साधने के लिए रायबरेली से जो चुनावी मैदान में राहुल गांधी को उतारा गया था वो बिल्कुल बिल्कुल राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं नई सरकार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही, टीडीपी ने रखी अपनी मांग, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, टीडीपी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा। नई सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, टीडीपी ने रखी अपनी मांग, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा, एनडीए संयोजक का पद भी टीडीपी ने मांगा। मांग पूरी नहीं होने पर बाहर से समर्थन पर विचार, तो ये बड़ी जानकारी। और मांग पूरी नहीं होने पर बाहर से समर्थन पर विचार की बात कही जा रही है, टीडीपी दे सकती है बाहर से समर्थन, और ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही। नई सरकार को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, टीडीपी ने अब जो है एक खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है, क्या खबर, क्या हलचल मची हुई है? देखिए जूही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि टीडीपी चाह रही है कि लोकसभा का जो स्पीकर का पद है, और ये पहले से ही माना जा रहा था कि स्पीकर के पद को लेकर जेडीयू और टीडीपी दोनों ही दावा करेंगे, और हुआ भी नहीं। और खबर इस वक्त की बड़ी यही निकल के आ रही है कि एनडीए के संयोजक के पद की भी मांग की गई है, और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि टीडीपी ने स्पीकर के पद की भी मांग की है। लेकिन अभी फिलहाल खबर की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन खबरें यही सन के सामने आ रही हैं कि स्पीकर के पद से कम को मानने को टीडीपी तैयार नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें, टीडीपी हो सकता है कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वो बाहर से समर्थन देने का भी ऐलान कर दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टीडीपी ने फिलहाल स्पीकर के पद की मांग की है, और जेडीयू भी दबी जुबान में स्पीकर के पद की मांग कर चुका है। लेकिन इसके साथ साथ टीडीपी ये भी चाह रहा है कि एनडीए के संयोजक के पद, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, और ऐसे में उस संयोजक के पद की मांग भी टीडीपी कर रहा है। आप इसको लेकर क्या पार्टी का खासतौर पर बीजेपी आला कमान के स्तर पर क्या फैसला हो पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एनडीए के भीतर जिस तरह के सियासी तूफान का जिक्र किया जा रहा था, वो अब धीरे धीरे महसूस होने लगा है। अगर इन खबरों में वाकई में दम हुआ तो ये वाकई एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि टीडीपी लगातार ये मांग कर रहा है कि स्पीकर के पद, क्योंकि उसे एक खतरा और भी है कि पार्टी के भीतर कोई टूट या फिर सांसदों का छूट कर बीजेपी में जाना, इस तरह के खतरों से इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। जी, लेकिन बात करें तो जिस तरीके से खबर पहले से भी आ रही थी कि जो भी बड़े मंत्रालय वो बीजेपी अपने खाते में रहेगी और रखेगी, और अब इस तरह की मांग को क्या बीजेपी स्वीकार करेगी? देखिए जूही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्रालयों के पद की मांग स्वाभाविक है, और टीडीपी जो है यहाँ पर चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, और मंत्रिमंडल के भीतर दिखाई भी दिया कि ये ताकत का एहसास कराने की कोशिश भी थी, और सहयोगी क्योंकि यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं, और इनके बिना सरकार चलना भी मुश्किल है, और जो हाल की तस्वीरें भी साफ तौर पर साथ आई है।
जहां एक तरफ पीएम दिखाई देते हैं तो साथ में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मुस्कुराते हुए साथ में दिखाई देते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हुए देश के प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले की जो सरकारें जब बनाई मोदी सरकार ने, जब उस वक्त वो पूर्ण बहुमत में बीजेपी के पास आंकड़ा था और एनडीए की ताकत जरूर थी, लेकिन चेहरा, फैसले और फैसले लेने की ताकत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में साफ तौर पर झलकती थी, क्योंकि बहुमत की दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर ये है, एक तरफ जहाँ चंद्रबाबू नायडू है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है। दोनों को साधना है, दोनों को साथ लेकर चलना है और ऐसी स्थिति में स्पीकर के पद को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं फैसला लेना अब थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर वाकई में इन खबरों में दम हुआ और टीडीपी ने इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर स्पीकर के पद की मांग की है, तो फिर अपने आप में ये सियासी भूचाल भी आ सकता है कि टीडीपी का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि स्पीकर का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जुड़ी हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, जहां पर एक तरफ पार्टी के भीतर टूट का जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है। एनडीए के संयोजक की भूमिका में भी वो वहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देते हैं। तो पार्टी को टूट ना हो, पार्टी में कोई फूट ना हो, पार्टी में सांसद बचे रहें, इसलिए ये स्पीकर पद की मांग की जा रही है और दोनों तरफ से ये मांग की जा रही है। लेकिन क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी, ये एक यक्ष प्रश्न। जी नितिन, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं एक देख सकते हैं कि विरोधाभास जो है एनडीए में दिखाई दे रहा है, और अब तीसरे कार्यकाल में जो किस तरह से समन्वय बना पाएंगे पीएम मोदी अपने घटक दलों के साथ। देखिए, समन्वय बनाने की जहां तक बात है तो बीजेपी के पास वो तजुर्बा भी है और अनुभव भी है और राजनीतिक इतिहास भी इस बात की गवाही देता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के युग की बात हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के जो 2014, 2019, 2024 का तीसरा टर्म है। और खासतौर पर बीजेपी के राजनीतिक इतिहास और वजूद जो है वो गठबंधन और सहयोगी दलों के सहारे ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। भले ही 2014 और 2019 में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत रहा हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के पास या फिर वो बीजेपी, पुरानी बीजेपी के पास ये तजुर्बा है कि एनडीए को कैसे साथ लेकर चलना है। और इसी की झलक आपने देखी भी होगी, चाहे वो टीडीपी हो, जेडीयू हो, चाहे वो शिंदे गुट की नाराजगी की खबरें भले ही आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ चाहे आप जयंत चौधरी की बात करें, अनुप्रिया पटेल की बात करें, तो ये तमाम सहयोगी जो है, चिराग पासवान आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सबको साथ लेने की, साथ लेकर चलने की क्षमता जो है वो नरेंद्र मोदी के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन फैसला जो है वो स्पीकर पद को लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, और अगर टीडीपी की मांग पूरी नहीं होती है तो उन्होंने साफ तौर से बाहर से समर्थन की बात कही है, तो ऐसे में बीजेपी के पास क्या रास्ता? जी नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, टीडीपी ने अपनी मांग रखी है, सूत्रों के हवाले से जो है खबर सामने आ रही है। एनडीए संयोजक का पद टीडीपी ने मांगा है, लोकसभा का स्पीकर पद भी मांगा है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, एक बार फिर से एनडीए के घटक दलों में कहीं ना कहीं जो विरोध की सुर है वो दिखाई दे रहे हैं। और वहीं बढ़ते आगे, दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मोदी सरकार 3.0 की पहली बैठक, ये बड़ी जानकारी दिल्ली से, मोदी सरकार 3.0 की पहली बैठक जो है वो जारी है और दिल्ली से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर में हो सकता है मंत्रालयों का बंटवारा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अब बताया जा रहा है थोड़ी देर में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही दिल्ली से। तो थोड़ी देर में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। आपको बता दें, मोदी के तीसरे कार्यकाल के मंत्रालयों को लेकर लगातार जो है सभी की निगाहें टिकी हुई थी और अब बताया जा रहा है थोड़ी देर में मंत्रालयों का बंटवारा हो सकता है। और वहीं गाजीपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही, मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय, गोरा राय को सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को सुनाई 5-5 साल की सजा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। गाजीपुर जेल में बंदी से मारपीट, धमकी देने का मामला, SC/ST एक्ट के मामले में सजा हुई है। गाजीपुर जेल में 22 अप्रैल 2009 का ये मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर सुनवाई हुई और SC/ST एक्ट के तहत सजा हुई है। तो गाजीपुर जेल में बंदी से मारपीट और धमकी देने का मामला है और इसी को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों को 5-5 साल की सजा सुनाई। अंगद राय, गोरा राय को सजा सुनाया गया है और मुख्तार अंसारी के करीबी बताए जाते हैं ये दोनों आरोपी।
गाजीपुर से ये बड़ी जानकारी। मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय गोरा राय को सजा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गाजीपुर से सुशील तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, मुख्तार अंसारी के करीबियों पर जो है कोर्ट ने शिकंजा कस दिया है, अंगद राय और गोरा राय को सजा हुई है, क्या खबर मिल रही है? सही कहा आपने। अगर हम गाजीपुर की जो ही बात करें तो गाजीपुर जिले के टॉप 10 अपराधियों में इनका नाम आता है, अंगद राय और गोरा राय। और अगर जूही जी मैं आपको बताऊं तो 2009 का जो मामला है, जब जिला कारागार में जो दोनों बंद थे और वहां पर बंदी से जूही जी इन्होंने मारपीट की थी। उसके बाद 2009 के बाद जब न्यायालय में उसने गुहार लगाई तो वहां पर गाजीपुर की न्यायाधीश SC/ST कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और बड़ा फैसला था जूही जी। अगर मैं कहूँ अंगद राय की जूही जी मैं बात बता दूं तो बिहार के भदवा जेल में ये बंद था और वहां से सजा काटने के बाद जब यहाँ पर गाजीपुर में आया तो यहाँ पर भी उसको सजा हो चुकी है। 5-5 यहाँ पर साल की सजा हुई है, 10-10 हजार का जुर्माना यहाँ पर कोर्ट ने लगाया है। जी, और अभी फिलहाल उन्हें कहां शिफ्ट किया गया है, किस जेल में? क्योंकि एक को बताया जा रहा है कि उन्हें बिहार से यहां लाया गया जब सुनवाई हुई इस दौरान। जी सही कहा आपने। और जो गाजीपुर के शासकीय अधिवक्ता हैं जो SC/ST कोर्ट के प्रदीप चतुर्वेदी, जब मीडिया के सामने वहां पे उन्होंने बताया कि भभुआ जेल में अंगद राय बंद था, वहां पर जी उसकी सजा पूरी हो चुकी थी और वहां पर सजा पूरी होने के बाद गाजीपुर वो आया। अंगद राय और गोरा राय की भी पेशी हुई न्यायालय के सामने, माननीय न्यायाधीश के वो सामने आते हैं और वहां पर न्यायाधीश ने जब इनकी सजा का ऐलान किया उसके बाद जो ये जिला कारागार गाजीपुर में ही बंद रहेंगे। जी, बात करें तो मुख्तार अंसारी के जो गैंग है उसमें अभी उनके बीच क्या हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि 2 के ऊपर फिर जो है शिकंजा कसा है और उन्हें सजा सुनाई गई है। जूही जी अगर हम गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर के पूर्वांचल की बात करें तो जब भी इंडिया वाइज के कैमरे पे हम लोग बात करते तो IS 191 गैंग के लीडर के रूप में जो मुख्तार अंसारी गैंग के जो भी सक्रिय सदस्य हैं उन पर लगातार प्रशासन ने कैंची चलाई है और जब से हम कहें योगी जी की सरकार आई है लगातार कार्रवाई हुई है। और जूही जी अगर मैं बात करूं अंगद राय गोरा राय की तो यहाँ पर ये भी खबरें आई कि ये मुख्तार अंसारी के सूत्रों में इनका नाम आता था और आज जिस तरीके से न्यायालय ने सजा दी है जो परिवार के लोग थे उन्होंने यही कहा कि उनके कलेजी को ठंडक मिल गई और न्यायालय पर उन्होंने कहा विश्वास था जिस तरीके से फैसला आया। जी बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।